हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। और इसी वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत एक एक करके हम लोग आपका बात कर रहे थे। जल संसाधनों को हमने देख लिया था, इनकी गुणवत्ता की परख की हमने बात करी और कुछ हम बांधों को देख रहे थे। तो मैंने कहा था कि आप इन बांधों को अच्छे से एक बार घर से पढ़ के आना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर पर जाकर इन बांधों को अच्छे से पढ़ा है? बताइए, कितने बच्चों ने देखा इन बांधों को? तो सबसे पहले देखिए भाखड़ा नांगल बांध, इसके बारे में बताया था। भाखड़ा नांगल बांध कल भी मैंने आपको बताया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है और इसको भारत में सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। उसके बाद है टिहरी बांध। आप जानते हैं ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध। आगे बढ़ जाए। चलिए, आप मुझे बताइए, जो आपका टिहरी बांध बना हुआ है, दो नदी हैं। एक है आपका भागीरथी नदी और दूसरी नदी बताइए। तो भागीरथी और भिलंगना के आपका जो है ज्वाइंट मिड पर बना हुआ है। ठीक है। कुछ आप देखिए, राणा प्रताप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा बैराज है, सरदार सरोवर है, ये आपका नर्मदा पे है, ये आपके चंबल के प्रोजेक्ट हैं। रियंद बांध है, उकाई नदी पर है ये। ठीक है। रियंद बांध किस पे है? उकाई नदी पर। ये आपका तिलैया, कोनार, मेथे, पचनद एक बांध हो रहा है। ये 5 बांध है। ठीक है। और हीराकुंड बांध आप जानते हैं महानदी पर है। किस पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर। चलिए आगे बढ़े। तो ये भी देख चुके थे, तुंगभद्रा नदी वाला है, कुकयाना कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन, मेटूर वगैरह ये बांध। बहुत सारे बांध जो है यहाँ इस तरीके से इन नदियों पर बंधे हुए हैं। आप देखिए, नदी परियोजना उठी अधिकतर आपत्ति के अनेक उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशय तल छठ में जमा होने से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अब जो उनका बेसिक रीजन है, वो बेसिकली किसके लिए बनते हैं कि भाई ये बाढ़ को रोकेंगे। लेकिन होता क्या है कि बाढ़ आई, नीचे गाद जम गया, उनको पानी छोड़ना पड़ता है। ठीक है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के दौरान बांध से छोड़े गए जल की वजह से स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर यानी कि बड़े लेवल पर मृदा अपरदन भी होता है। मिट्टी को जहां जाएंगे काटते हुए जाएंगे। और जल के तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि जो एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण भूमि निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन की समस्या बढ़ जाती है। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं के ऊपर भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। जहां पर आप बांध, चेक डैम इत्यादि बना रहे हो, वो प्लेट नीचे बैठ सकती है, वेट के कारण उन पर वजन आ सकता है, जो आपकी चट्टान है वो खिसक सकती है। ये ऐसी चीजें बड़े स्वाभाविक रूप से इनका होना एक बड़ी लाजमी प्रक्रिया है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं और ये ऐसा हमको यहाँ दिखाया भी जाता है और दिखता भी है। ठीक, अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां,
हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और बहुत सारे ऐसे फसल कीटाणु हैं, ये होते हैं, बीमारियां और प्रदूषण इत्यादि ये चीजें फैलने लगती हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। इस तरीके से जल जनित ये आपके रोग वगैरह होते हैं। तो क्या कारण है, बाढ़ आने के नुकसान क्या है, इनको आपको समझाएंगे। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब है जल संग्रह। अब इनका वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है थोड़ा देख लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर है उन पर उनसे सटे विवाद के चलते जल संग्रहण इतने सामाजिक परिस्थितियां तौर पर व्यर्थ विफल हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचा भी पाए जाते हैं। लोगों के वर्षापत्ति और मृतों के गुण के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्हें स्थानीय पारिस्थितिकियों और उनके जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ आदि का जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए गए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा पुल यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदियों की धाराओं पर रास्ता बनाकर खेतों की सिंचाई की। अब लोगों ने क्या किया कि जिस तरह की चीजें बनाई गई थी उनकी खेतों की आपका सिंचाई वगैरह की ये सारे प्रबंध की। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल को संग्रहण करते हैं। सोच के देखिए, जिस जल की हमें कीमत नहीं पता, हमारे यहाँ अनाधुंध बह रहा है, किसी के लिए वो मूल्यवान है, किसी का वो जीवन है, और किसी के जीवन और जीवन के मूल्यवान होने में कितना फर्क है, यहाँ बड़े अच्छे रूप से ये महसूस होता है और हमको दिखता है कि हैंडपंप के माध्यम से कैसे पूर्ण भरण और ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक, और कैसे इन सारी चीजों को आप एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या है पुनर्भरण। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाओं बनाते हैं, यानी कि बाढ़ आएगी उससे हम नालियां बना लेंगे और पानी प्रॉपर हमारे खेतों में पहुंच जाएगा। शुष्क यानी कि ड्राई और आपका सेमी ड्राई क्षेत्रों में खेतों की वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का संग्रहित पानी के लिए भूमिहीन टैंक अथवा टंका बना हुआ है। इसका एक बड़े कमरे वहां जितना हो सकता है। फलोदी में 6.1 मीटर का गहरा, इतना मीटर लंबा, इतना चौड़ा एक टैंक है। यह टैंक सुविकसित छत और जलग्रहण तंत्र का एक ऐसा है अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से जल का जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है। और जो हम टैंक की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, इसको भी आप बहुत अच्छे से भली भांति देख सकते हैं। चलिए देखिए, आगे बढ़ जाए। अब जल स्टोर करने के लिए पीवीसी की पाइल का इस्तेमाल करते हैं। छत का जल को उसको लेके जाते हैं, रेत और ईंट का प्रयोग करके जल समन को फिल्टर करते हैं। भूमिगत पाइप जल द्वारा एक हौज बनाते हैं। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक कैसे लाएं, कुएं के द्वारा जलगत को पुनर्भरण कैसे करें, जल का उपयोग किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीजें इसमें आपका देखी जाती है। ठीक है, और आप देखते हैं गाँव में इस तरह का एक बाढ़ का बना होता है। मुख्य घर का आंगन बनाया गया, घरों की छत आपका ढलुआ पाइप के साथ जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी नालों से भूमि के होकर टंका तक पहुंचता है, इसी में एकत्र किए जाते हैं। वर्षा का पहला जल छत नालों से साफ प्रयोग होता है, उन्हें संग्रहित नहीं किया जाता है। टांका वर्षा जल का अगली वर्षा ऋतु में संग्रहित किया जाता है। इस जल का कमी ग्रीष्म ऋतु में जल की उपलब्ध करने के जल स्रोत अथवा वर्षा जल यानी कि पलार पानी जैसे
इसकी पुकार है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में टंकों के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते हैं क्योंकि जल का स्रोत कमरे से भी ठंडा रखता है और ग्रीष्म ऋतु में गहरी राहत मिलती है। ठीक, यह दुख की बात है कि पश्चिमी राजस्थान जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक, में छत का वर्षा जल ग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती है। कह रहे जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहाँ छतों पर आज भी क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। ये जो रीति है कहाँ से आई है, जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी उपलब्धता 12 मासी पेयजल के कारण कमी की जा रही है। ठीक है, अब वो आ गई है तो उसके जल कम हो रहा है, 12 मासी है उसमें जल। घरों के टैंकों की सुविधा अब भी है क्योंकि घर के नल का स्वाद पसंद नहीं करते। सौभाग्य से भारत के कई ग्रामीण गांव और शहरी में जल संरक्षण क्षेत्र का तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है और हमको वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। उसको प्रिजर्वेशन जैसे जो आपकी प्रणाली है उनको हमको मेंटेन करना चाहिए। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित दूरस्थ एक लुंगथुरु में ग्रामीण ने अपने घरों में जल आवश्यकता पूर्ति छत संग्रहण की व्यवस्था की है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न की विख्याति अर्जित की है। और वर्षा जल संग्रहण ढांचे में अधिक जानकारी के लिए चित्र इतने को देखिए। गांव में हर वर्ष लगभग इतने मिलियन सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। तो एक वर्षा का नॉर्मल पैटर्न भी जो है इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक, और यहाँ आपको वर्षा होती हुई दिखेगी। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत पर वर्षा संग्रहण जल प्रचलित है। रोमांचक इसलिए है क्योंकि आपका चेरापूंजी और मानसेराम विश्व की सबसे अत्यधिक वर्षा होती है। 55 किलोमीटर की लंबी दूरी पर स्थित है और यह शहर के पीने का जल कमी गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के हर घर की में छत पर वर्षा का जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल की आवश्यकता के कुल मांग का 15 से 20% हिस्सा छत आपूर्ति संग्रहण से पूरा होता है। सोच कर देखिए, 100% आपकी जल की खपत है, 25 तक हम ये जल की खपत यहाँ से पूरी हो जाती है। तो वो छत का जो जल आता है उसको वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी वजह से शहरी जो खपत है वो आपका पूरी हो जाती है। ठीक है, और उसी की वजह से ये सारी चीजें आपका बहुत अच्छे रूप में हमको आपका पूरा दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए, तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है और जिस तरह से बहुत सारे राज्यों में और अलग अलग पैटर्न्स में किए जाते हैं उनका हमको ये रूप और प्रारूप देखने की बड़ी जरूरत है क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। ठीक, अगला है, इसी में इम्पोर्टेंट है, बांस ड्रिप सिंचाई। मेघालय में नदियां व झरने बांस के पाइप एकत्रित करके 200 साल पुरानी प्रचलन विधि है। 18 से 20 लीटर जल बांस प्रति पाइप में आ जाता है, सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाते हैं। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट के घटकर पौधे में छोड़ दिया जाता है। ये जो ड्रिप है ना, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। एक तो इसमें पानी की बचत होती है, जो आपके ड्राई क्षेत्र है उनमें उपयोग, और जड़ पानी जो है प्रॉपर पौधे की जड़ तक ही आपका पहुंच जाता है। तो इससे अच्छी बात क्या है कि सारी चीजें यहाँ इस पे हो रही हैं और इस तरह की चीजें जो है हमको दिखाई देती हैं। पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरने की दिशा में परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण जल के द्वारा पहाड़ के निचले स्थानों पर इसको पहुंचाया जाता है। यानी कि जल का जो पैटर्न है किस किस रूप में पूछना है ये बड़ा स्पष्ट है और अलग अलग रूप में हमको ये दिखाया भी जाता है। देखिए ये इमेज है किस तरीके से ड्रिप के माध्यम से पानी पहुंचता है। बांस चैनल जो आपके निर्मित हैं उनसे पौधे बहाव में परिवर्तित होता है। बांस पाइप बनाए जाते हैं, बिछाई जाती है, जल की वितरिकाएं होती है और कि इनकी स्थिति को कैसे आपका नियंत्रण में लाया जाता है। ठीक है।
यदि पाइपों को सड़क पर उतार लिया जाता तो उन्हें भूमि की ऊंचाई और पर ये सब चीजें लाई जाती, ठीक है। और कैसे वो जा रहा है पैटर्न, ये देखिए। तो पूरा एक पैटर्न है जो आपका सिस्टमेटिक वे ऑफ फॉर्म में आपका ट्रांसफर होता है, और चैनल सर्कुलेशन के माध्यम से वो चीजें आपका चैनलाइज टू चैनलाइज आपका ट्रांसफर होती है। देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको घर जाकर रिवीजन करिए। धन्यवाद।